हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल एग्रीकल्चर बाय रोहित कुमार। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय कृषि पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो कि विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो चाहे वो किसी राज्य स्तर के एग्जाम हो, उसमें पूछे जाते हैं। ये जनरल एग्रीकल्चर के सवाल हैं और इसके जो है आपको ये भी बताएंगे किस परीक्षा में ये सवाल पूछा गया है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारा कोई भी वीडियो जो है आपसे मिस ना हो पाए। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला क्वेश्चन है, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड कार्य कितनी प्रतिशत आबादी करते हैं? तो इसका आंसर है आपका बी, यानी कि लगभग 70% जो पॉपुलेशन है इंडिया का वो कृषि कार्यों में लगा हुआ है। और ये क्वेश्चन आपका बहुत सारे एग्जाम में आया है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है ये लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये डेटा चेंज हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन जनरल जो है ये आपका लगभग इसी के आसपास रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो महत्वपूर्ण सवाल है वो है, भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल कितना है? फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल मतलब टोटल क्रॉप्ड एरिया, इंग्लिश में उसको बोले तो टोटल क्रॉप एरिया कितना है? तो ये जो है आपका लगभग 14 करोड़ हेक्टेयर के लगभग है। ठीक है, 14 करोड़ हेक्टेयर के लगभग ही आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके लिए आगे बढ़ते हैं। और ये आपको ARO में भी आया हुआ है, UPRO में भी आया हुआ है, तो ये देख लेना कि ये इस तरह से जो है सवाल पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको हाउ कैन वी डिफाइन इट? तो पहला सवाल यहाँ पे पहला जो ऑप्शन आपको मिलता है वह है ऐसी भूमि जिस पर वास्तव में फसलें हो। दूसरा ऑप्शन है कृषि व्यर्थ भूमि प्लस प्रतिभूमि। तीसरा ऑप्शन है पुरानी प्रतिभूमि प्लस वर्तमान प्रतिभूमि। कुल प्रतिभूमि प्लस निवल बुआई की गई भूमि। तो आपको यहाँ पे जो है आपको जो ऑप्शन है वो सही है, वो है डी, कुल प्रतिभूमि प्लस निवल बुआई की गई भूमि। ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है। कुल जनसंख्या को जब हम कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या मिलता है? तो हमको मिलता है कायिक घनत्व। ठीक है, ये जो है इसका सही आंसर हो गया डी। उसके बाद में कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? ठीक है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो किस कोटि के हैं, ये कैसे डिसाइड किया जाता है? ये डिसाइड किया जाता है आपका एक मार्क लेवल के आधार पर। एक मार्क क्या है? ये कृषि उत्पादों को दिया जाने वाला एक लेबल है, एक चिन्ह है। वैसे ही जो है हमारे जो स्टील के बर्तन होते हैं या जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं जो कल कारखानों में बनते हैं उस पर ISI मार्क्स लगाते हैं। तो वैसे ही जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए एक मार्क यूज़ होता है। वैसे जो एनवायरमेंटल प्रोडक्ट्स है उसके लिए पारिस्थितिकी उत्पाद लोगो लगता है, जिसको इकोलॉजिकल लोगो भी बोलते हैं। तो ये सवाल जो है जनरली पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। भारत में HIV कार्यक्रम को और किसके नाम से जाना जाता है? HIV कार्यक्रम को भारत में और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो HYV का मतलब होता है हाई यील्डिंग वेराइटीज़। तो आप देखिए हाई यील्डिंग वेराइटीज़ कब यूज़ किया था अपन ने, कब किया था? श्वेत क्रांति के दौरान। ठीक है, तो ये जो है आप उसको जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी जो है इसका आप बता सकते हैं कि और आप इसके बारे में क्या जानते हैं। तो नेक्स्ट हमारा सवाल है जूम कृषि, जो हमने कई बार पढ़ा है, कई सारे वीडियोज़ में इसको डिस्कस किया है। जूम क्या है? तो भाई जैसे ये पूछा है, लोग नृत्य हैं, नदी का नाम है, कोई एक जो है ट्राइब का नाम है, एक खेती का प्रकार है। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, एक खेती का प्रकार है। जूम कल्टीवेशन का हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है बहुत सारे वीडियोज़ में, आपको भी पता होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है, खेती की जूम विधि का व्यवहार हुआ करता है हिमाचल प्रदेश में, मध्य उच्च भूमि में, तटीय मतलब तटीय तमिलनाडु में, नागालैंड में। भाई सब नागालैंड में इसका यूज़ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? भाई नागालैंड के जो पर्वत हैं, जो पहाड़ है, वो बंजर होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे जूम कृषि की जाती है। और जूम कृषि क्यों की जाती है आपको पता है, मैंने बताया था आपको कि जूम कृषि में क्या है कि जो वहाँ के लोकल किसान हैं वो जाते हैं, जंगल को साफ करते हैं, खेती करते हैं, और वहाँ पे जो है उसको यूज़ करते करते उसकी जो उपजाऊ क्षमता वो बंजर हो जाती है। वहाँ पे वो जलाते हैं उसको, तो उसकी वजह से जो उसका मृदा का जो उर्वरकता वो नष्ट हो जाती है, फिर दूसरी जगह जाते हैं। इस तरह से धीरे धीरे सारा जंगल जो है, चार पहाड़ जो है, वो क्या होते जा रहे हैं? बंजर होते जा रहे हैं। जूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? जूम कृषि अभी कहाँ प्रचलित है? मैंने बोला था जो आपके ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, जो 7 सिस्टर स्टेट्स है, उधर अभी भी ये पूछा जाता है। तो जूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? मिजोरम में भी है, नागालैंड में भी, मणिपुर में भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
तो भारत में झूम कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आप बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको अलग अलग कथन दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इसका तीनों ही कथन सही है। और तीनों कथन क्या है कि ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिकांश पाई जाती है। मतलब मैंने बोला ईस्टर्न स्टेट्स, तो मतलब उत्तर पूर्वी राज्यों में इसको कहा जाता है, तो सही बात है। इसे कर्तन दहन भी कहा जाता है, ये भी सही बात है। और इसमें मृदा की उर्वरता कुछ ही वर्षों में समाप्त हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। तो ये भी आपका जो है आंसर हो गया डी। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा अपरदन की प्रक्रिया को तेज करता है? मृदा अपरदन क्या होता है? सोइल इरोजन। ठीक है, तो ये सोइल इरोजन क्यों होता है? क्योंकि ढलान वाली जो कृषि होती है उसकी वजह से पानी बहता है और वो आपका मृदा अपरदन होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है, बागान कृषि क्या पैदा करती है? बागान कृषि क्या पैदा करती है? तो बागान कृषि आपको जो है केवल और केवल जो खाद्येतर फसलें पैदा की जाती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया बी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? बागानी कृषि के अंतर्गत चाय, रबर, नारियल, कहवा, ये बागानी के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस कृषि को क्या कहा जाता है? यहाँ पे गया लिखा है गलती से, इसको क्या कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों ही साथ साथ किए जाते हैं? इसको तो मिक्स फार्मिंग बोलते हैं। मिक्स फार्मिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? मिश्रित खेती। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? भाई मिश्रित खेती तो हमने अभी बोला है कि दो या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाना, नकदी और खाद्य दोनों दो शस्यों की साथ साथ खेती करना, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। तो ये तो सही है, सी उसमें सही हो जाएगा। मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? देखा भाई, बिना मिट्टी की खेती करना, क्या कहेंगे इसको? इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स इंग्लिश में। और हिंदी में क्या बोलते हैं? जल संवर्धन। जल में ही सारे जो है उनके जो आवश्यक पोषक तत्व वो दिया जाता है लिक्विड फॉर्म में, और पानी में ही सब उसको मिल जाता है, पौधे को ग्रो करता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं? टोंग्या, टोंग्या प्रणाली कहा जाता है उसको। पेड़ों की कतारों के बीच में जो जगह बचती है उसी में जो है खेती की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलवासी कृषि निम्नलिखित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रमुख रूप से एक समस्या है। असम और बिहार में जलवासी कृषि जो है ये बिहार और असम में जो है एक प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है भाई, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है? भारत में जो स्थानांतरित जो खेती है जिसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, उसका स्थानीय नाम क्या है? जूम होगा। ठीक है, जूम भी है, कुमारी भी है, पेड़ा है, सभी है भाई। ठीक है, इतने नाम है जूम कल्टीवेशन के, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब ना करके लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। समांतर फसल का एक उदाहरण है। समांतर फसल क्या होती है? गेहूं प्लस सरसों। ठीक है, ये समांतर फसल का एक उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है? आशय को उगाने से मतलब किसको उगाए तो युग्म पैदावार कहलाएगी? एक के साथ दो फसलों को लेना, इसको हम बोलेंगे युग्म पैदावार। अगला जो है हमारा प्रश्न है वो है, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, दक्कन का पठार। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। दक्कन के पठार में असिंचित खेती होती है, नॉन इरीगेटेड इनइरीगेटेड एरिया जो होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है? ये तो पहले भी पूछा था हमने, इरीगेटेड में से ईक आता है। ठीक है, गन्ना, ईक को क्या बोलते हैं? गन्ना बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशतांक जो है सर्वाधिक है? हरियाणा में, वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा इरीगेटेड होता है। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? कृषि को सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करता है? उस दिन हमने देखा था फिर किसी एक वीडियो में, वृष्टि मतलब अत्यधिक वर्षा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत के ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? पंजाब में ठेकेदारी कृषि को लागू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फसली कृषि की विशेषता क्या है? व्यापारिक अन्य कृषि की। ठीक है, एक फसली बोला मोनोकल्चर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फसल चक्र आवश्यक है? फसल चक्र आवश्यक क्यों है? मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए इतना है आज वीडियो में, और सेकंड पार्ट हम इसका लेके आएंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, भूल गए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो आपसे मिस ना हो, और आप हमारे साथ हमेशा दिल और दिमाग दोनों से जुड़े रहे। थैंक यू, मिलते किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।